स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। तरीका बेहद ही आसान है, आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन बाजार पर नजर डाल लेते हैं। भारी गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है मार्केट में। निफ्टी के 50 में से 45 शेयरों में गिरावट है और सारे के सभी के सभी इंडाइसेस जो हैं वो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो वीकनेस अब बढ़ती जा रही है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो वहां पर गिरावट ज्यादा है और करीब 420 अंकों से ज्यादा की गिरावट इस वक्त बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। और सेंसेक्स भी देखेंगे तो वहां पर भी करीब 400 अंकों से ज्यादा की वीकनेस इस वक्त दिखाई दे रही है। दिन के निचले स्तर पर आ चुका है बाजार और पिछले कुछ मिनटों में ही ये गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो अब हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 3 शेयर्स ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा अगर एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं तो यहाँ पर भी वीकनेस बढ़ रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस भी अगर देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स करीब 300 अंकों से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी करीब 200-250 अंकों की तेजी की कमजोरी वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। देखिए एक गिरावट आई पिछले कुछ मिनटों में ही, ये गिरावट इस वक्त हावी है। इसके पीछे हम वजह ढूंढने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वीकनेस, अगर निफ्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वीकनेस है वो इस वक्त इंडसइंड बैंक में आ रही है। अदानी एंटरप्राइजेस नीचे है, LNT में वीकनेस है, SBI, टेक महिंद्रा, ये जो दिग्गज काउंटर्स हैं वहाँ पर इस वक्त वीकनेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। एक बार मार्केट पर राय भी ले लेते हैं। हमारे साथ सुमित मूलचंदानी भी जुड़ चुके हैं। सुमित, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। ये जो अभी गिरावट आई है कुछ देर पहले ही इतनी ज़्यादा सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या वजह देख रहे हैं आप और अगले क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे? सनी भी इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं पैनल पर, लेकिन सुमित सबसे पहले आपसे समझेंगे क्या करना चाहिए इस वक्त मार्केट में? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लग रहा है बिल्कुल वीकनेस है क्योंकि जो कल का सेलिंग प्रेशर था वो काफी था और आज गैप डाउन हुआ है और वो गैप डाउन आप देखिए ओपन हाई भी कैंडिडेट है। तो एक गैप फिलिंग प्रोसेस चल रही है जो था करीबन 19,200 से 19,240 के बीच में। तो लग रहा है कि मार्केट ये पहले गैप फिल करेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके सस्टेन करेगा। अगर आप थोड़ा सा हायर लेवल पे जाके देखेंगे तो मार्केट ने एक अपना RSI का लेवल 40 का भी ब्रेक किया है जो एक इंडिकेशन होता है थोड़ा सा नेगेटिवनेस का। तो लग रहा है कि मार्केट में प्रेशर रहेगा तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखिए और जो भी स्टॉक्स अपने लेवल अगर ब्रेक कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा एग्जिट का मोमेंट रखिए। नीचे स्टॉक्स मिलेंगे अच्छे शेयर्स में, आप नीचे फिर से बाय ऑन डिप्स का रेडी रखिए। बोला जाता है टू सेव मनी इज टू अर्न मनी, तो थोड़ा सा लेवल्स के ऊपर ध्यान रखिए आप। तो थोड़ा फिलहाल बाजार में इन लेवल्स पर नजर रखने की जरूरत, एक बेहतर नजरिया आपके सामने पेश करते हुए चलिए सवालों का सिलसिला दर्शकों का शुरू करते हैं। रंजीत सिंह हैं रायपुर से, लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए। रंजीत, पूछें अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा ये डायनेमिक प्रोडक्ट है मेरे पास में जी। 471 रुपए के रेट से 1,000 रुपए से शेयर है। ठीक है, लंबे टाइम से लिया हुआ है, इस पर क्या करूं सर? ठीक है, कब से लिया हुआ आपने? करो, काफी समय हो गया सर। ठीक है, अभी आगे कोई खास नजरिया, कब तक रुक सकते हैं? अब वो वेट करूं या निकलूं सर, या एवरेज करूं? ठीक है, ठीक है। और सर एक और शेयर है सर, SKM एग। दूसरा कौन सा? SKM एग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए पहले डायनेमिक प्रोडक्ट लिया हुआ पे आपकी राय ले लेते हैं। जी। बताएं सनी, क्या करना चाहिए? लंबे समय से रुके हुए हैं और बहुत भारी नुकसान झेल रहे हैं और एक बेहतर नजरिया चाहते हैं। गुड मॉर्निंग। बेसिकली डायनामिक प्रोडक्ट में मेरी यही राय रहेगी कि बने रहिए, क्योंकि अगर हम देखें कि ये जो कंपनी है अलॉन्ग विद द विधि स्पेशलिटी, ये फूड कलर की कंपनी है और इसमें कहीं ना कहीं हमने कोविड के चलते एक डाउनटर्न देखा था। बट अगर मुझे इसमें मेमोरी राइट, ये कंपनी ने, डायनामिक प्रोडक्ट ने रिसेंटली एक प्लान भी कमर्शियलाइज किया है और इसका बेनिफिट हमें अगले कुछ क्वार्टर में देखने मिलेगा। और सिंस ये काफी समय से होल्ड कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब ये सही समय नहीं होगा एग्जिट करने का। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, डेफिनेटली इसमें आपको आपका रेट भी मिलेगा और इसमें अच्छे गेन्स भी देखने मिलेंगे आगे जाकर के। एक और सवाल है इनका SKM X पर, यहाँ पर क्या करना चाहिए? आज हम देख रहे हैं कि 17% स्टॉक जो है ऊपर है। तो बेसिकली SKM X में अगर मैं देखूँ तो इसमें कुछ 2-3 नई डेवलपमेंट हुई है। इनका जो
एग और एग रिलेटेड प्रोडक्ट है, इनका कहीं एक्सपोर्ट मार्केट में काफी अच्छा प्रोडक्ट का डिमांड देखने मिल रहा है, और इसी के चलते हमने देखा कि काफी अच्छे नंबर्स भी कंपनी ने डिलीवर किए हैं। मेरी राय रहेगी स्टॉक में बने रहिए, बट हालांकि बस एक मैं रिस्क फैक्टर इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये जो इंडस्ट्री काफी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और एट द सेम टाइम इसमें जो बर्ड फ्लू और इसके बीच बीच में एक नेगेटिव न्यूज कभी कभी आते रहती है इसमें बर्ड फ्लू के चलते, तब इसमें इनके जो प्रोडक्ट्स का जो बिक्री है उसमें कहीं ना कहीं एक रुकावट हमें देखने मिलती है। बस एक वो रिस्क फैक्टर ध्यान में रख करके इसे बने रहिए स्टॉक में। ठीक है, तो SKMag में बने रहने की राय आपको दी जा रही है। अब अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ विनोद जुड़े हैं फोन लाइन पर। विनोद जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैम, मैंने इंडिगो 300 शेयर 2475 पे लिए है, और मेरे को 3-4 ये महीने हाल ही में लिया है क्या आपने? हाल ही में लिया है, अभी 2-3 दिन हुए। ठीक है, सुमित आप सजेस्ट करिए क्या करें इंडिगो में। इन्होंने 300 शेयर्स 2475 पर लिया हुआ है, फिलहाल मुनाफे में है, ये करीब 4-4.5 हज़ार के आसपास का मुनाफा इनको हो रहा है, और जो नज़रिया भी है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए ही है। क्या सजेस्ट करेंगे इंडिगो में, आप बने रहें और स्टॉप लॉस भी इन्हें सुझाइए? देखिए कुछ सेशंस पहले थोड़ा सा एक सेलिंग आया हुआ था बिकॉज ऑफ द स्टॉक होल्डिंग, जो सेलिंग आया था प्रमोटर्स की तरफ से, लेकिन ओवरऑल अगर आप नजरिया देखेंगे तो बिल्कुल फंडामेंटली एंड टेक्निकली बोथ आर गुड। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इसकी वजह से जो प्रेशर आया था, यहाँ पे आप कंसोलिडेशन देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में माइट भी इनको जल्दी से क्विक गेन ना मिले, लेकिन ओवरऑल होल्डिंग आप रखिए। मार्केट शेयर देखिए, एयरलाइन इंडस्ट्री में हाईएस्ट मार्केट शेयर इंडिगो का है, तो ओवरऑल रिजल्ट्स भी इनका बेस्ट है, और करंट ऑक्यूपेंसी भी बहुत हाई चल रही है, तो मुझे यहाँ पे स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। अगर शॉर्ट टर्म में रख रहे हैं तो फिर एक 2330 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करें। हमें लग रहा है कि जो पिछला हाई है 2740 का, वो भी क्रॉस करेगा और उसके ऊपर 2900 का टारगेट रहेगा, तो थोड़ा सा अपना नजरिया बढ़ा के आप इसको होल्ड पे रखें। ठीक है, तो अपना नजरिया थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आपको लेवल्स भी बता दिए गए हैं, और होल्ड करने की राय फिलहाल आपको दी जा रही है अगले 3 से 4 महीने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं प्राइमरी मार्केट पर। हमारा अगला सेगमेंट है IPO कॉर्नर, जिसमें कि आज हम बात करेंगे विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के IPO के बारे में। जी हाँ, प्राइमरी मार्केट में बहार है, और विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया यानी कि VPRPL ये कंपनी है, शॉर्ट फॉर्म अगर इसका हम बताएं आपको तो, और इसके IPO पर आज चर्चा करेंगे, और इस IPO पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरशकर। अविनाश जी बहुत शुक्रिया आपका। एक बार जरा डिटेल दर्शकों को बता देते हैं कि IPO 24 से 28 अगस्त तक ये खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 94 से 99 रुपये का, और आजकल मतलब निचले वाले प्राइस बैंड का तो कोई खास मतलब रह नहीं गया है, अपर प्राइस बैंड पर ही बोलियां आती हैं। इशू साइज जो है 309 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो ये डिटेल इसकी होगी। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी है, और अविनाश जी मैं इनके ना वेबसाइट पर पढ़ रहा था कि कंस्ट्रक्शन में है ये, माइन हम देख रहे थे कि टनल बनाने का काम करती हैं, सीवेज का काम है, वाटर ट्रीटमेंट का काम है, तो कई सारे बहुत ही डाइवर्सिफाइड इनका कारोबार है। आपको कैसी लग रही है कंपनी है, और क्या आपको लगता है कि 309 करोड़ रुपए ही इनका इशू साइज है? क्या सलाह देंगे आप इस पर? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए मुझे लग रहा है कि ये कंपनी की जो खासियत है वो ये है कि पैन इंडिया प्लेयर है। वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स में इनका काफी कारोबार है, और मैं देख रहा था FY23 के लिए करीबन 1168 करोड़ पे 90 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया है, तो प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है। नेट मार्जिन करीबन 7-7.5% है। ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस प्रकार का मार्जिन जनरेट करना काफी अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से देखिए इशू साइज तो छोटा है, बट मेरे ख्याल से जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, मैं देख रहा था कि 3800 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी अगले 1.5-2 साल के लिए काफी अच्छी है। और जिस प्रकार से अभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट भी एलोकेट कर रही है, क्योंकि काफी काम इनका गवर्नमेंट रिलेटेड है, तो डेफिनेटली जिनको लंबी अवधि के लिए इस IPO में इशू में पैसा लगाना है, उनको जरूर इसमें पैसा लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से इशू तो कंफर्टेबली ओवर सब्सक्राइब होगा, लेकिन लिस्टिंग गेन्स भी आपको काफी अच्छे मॉडरेट गेन्स भी मिलने की अपेक्षा रहेगी। हालांकि मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे काफी अच्छे रहेगी। ओवर सब्सक्राइब तो सर कल ही हो गया, कल पहला दिन था, और आज हम देखेंगे कि शाम तक मतलब
अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। आप बोले थे ऑर्डर बुक वाला कि 3,500 करोड़ के आसपास के ऑर्डर बुक है, लेकिन सर मुझे उसमें ना एक चीज़ जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो ये मैंने देखी कि टॉप 10 क्लाइंट से इनकी जो आय का हिस्सा है ऑर्डर बुक का वो तकरीबन 90-95% के बीच है। क्या ये चिंता की बात है? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत कंसर्निंग फैक्टर है, क्योंकि 8-10 क्लाइंट ही अगर 90% रेवेन्यू अकाउंट करते हैं, बट मेरे ख्याल से देखिए ये सारे गवर्नमेंट रिलेटेड कस्टमर्स हैं, और जहाँ पे गवर्नमेंट का इनका रिलेशनशिप है, मेरे ख्याल से देखिए पहले तो गवर्नमेंट में प्री क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी समय लगता है, और अगर ये आगे चल के थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हैं, प्राइवेट सेक्टर का भी अगर इसमें इंक्लूजन होता है, तो डेफिनेटली इसमें अच्छी बात है कि रेवेन्यू ऑपरेशंस थोड़े से ब्रॉड बेस्ड होंगे। बट हाँ, डेफिनेटली ऑन द फेस ऑफ इट थोड़ा सा कंसर्निंग जरूर है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई बड़ी अड़चन कंपनी के नियर टर्म में फ्यूचर में रहेगी, क्योंकि ऑर्डर बुक अच्छी होने के कारण मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट कम से कम 12 से 18 महीने का जो टाइम फ्रेम है, वहां पे तो ऑर्डर बुक होने के कारण रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। आगे वो किस प्रकार से अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करते हैं वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, मुंबई में इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जयपुर में इनका हमने देखा है कि कॉर्पोरेट ऑफिस है। अविनाश जी, क्योंकि नतीजे की आप चर्चा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये मुनाफे वाला फिगर है 45 से बढ़ के 90, यानी कि एक साल में इन्होंने उसको डबल कर लिया है। ऑर्डर बुक अच्छी है, आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। क्या लिस्टिंग वाले ऐसे तमाम लोग होते हैं जिनके साइकोलॉजी होती है कि आईपीओ में ना लिस्टिंग के लिए लेते हैं, उनके लिए क्या सलाह है? लिस्टिंग पर पैसा बनेगा, और बनेगा तो कितना? नहीं, देखिए ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की तेजी हमने आईपीओ मार्केट में देखी है, मेरे ख्याल से एक मॉडरेट 20% का अपसाइड आपको कंफर्टेबली स्टॉक में मिलना चाहिए। देखिए किस प्रकार की ओवर सब्सक्रिप्शन आती है फाइनल डे पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि जहाँ पे भी रिटेल और एचएनआई इंटरेस्ट बहुत सिग्निफिकेंट होता है, प्लस जहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स बड़ी मात्रा में अच्छा पैसा लगाते हैं, तो वहां पे आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है। लेकिन कम से कम 20-25% का अपसाइड आईपीओ के प्राइस पे डेफिनेटली कंफर्टेबली लगता है। उसके बाद ऑफ कोर्स देखिए लिस्टिंग के बाद तो कंपनी किस प्रकार से डेटा डिलीवर करती है, परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बाद ये सारे नंबर्स डिसाइड करेंगे स्टॉक कैसे आगे रिलेट होगा। जी, एक और फैक्टर होता है जब आईपीओ को स्टडी करते हैं, और आप तो बेहतर ढंग से बता पाएंगी कि कई बार कंपनी अच्छी होती है, लेकिन प्रमोटर कहीं ना कहीं उसकी प्राइसिंग जो करता है या फिर मर्चेंट बैंकर्स के साथ मिलके वो थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, और वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रैप होने का खतरा होता है आईपीओज में। आप ही बताइए कि क्या इसके वैल्यूएशंस फेयर हैं, क्या ठीक ठाक है वैल्यूएशंस? नहीं, देखिए मैं देख रहा था कि 90 करोड़ की इक्विटी पे, करीबन 93 करोड़ की इक्विटी पे 90 करोड़, मेरे ख्याल से कुछ 7-7.25 रुपए की अर्निंग पर शेयर उन्होंने FY23 के लिए रिकॉर्ड किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन पे आपको ये शेयर ऑफर कर रहा है, क्योंकि देखिए नॉर्मली आईपीओ मार्केट में इन्वेस्टर्स को ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए कि हिस्टोरिकल अर्निंग्स एक लिमिट तक ठीक ठाक होती है, लेकिन अगर पैसा आपको लगाना है तो आपको अगले 1-2 साल का फ्यूचर आउटलुक और अर्निंग्स देख के ही पैसा लगाना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल तो काफी अच्छा है और रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है। बट जैसे मैंने कहा कि देखिए लिस्टिंग गेन्स का अनुमान लगाना डिफिकल्ट होता है, लेकिन हाँ, अगर मीडियम टर्म कम से कम 12-18 महीने की बात करें तो ये सेक्टर ग्रो कर रहा है और इसमें अच्छी बढ़त मिलने की अपेक्षा रहेगी। यह है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया। एक आखिरी सवाल अविनाश जी, कंपनी के पास हम देख रहे हैं कि सरकारी ऑर्डर बहुत हैं और उनका मेजर एक रेवेन्यू का सोर्स सरकार से आता है। आप ये बताइए कि इसके क्लोजेस्ट पेयर कौन से हैं, कौन सी कंपनियों से इसका मुकाबला है? मुझे लग रहा है कि अगर हम वाटर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि एनसीसी अभिषेक कैन बी अ गुड कंपेरेबल कंपनी। एनसीसी कंस्ट्रक्शन में काफी बड़ा दिग्गज प्लेयर है, वाटर प्रोजेक्ट्स में काफी काम करते हैं ये, प्लस दूसरे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में भी काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से एनसीसी का जो वैल्यूएशन है प्लस इनका जो कंपैरिजन है वो इनके साथ करना शायद ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए फाइनली ये सारी कंपनीज में सबसे बड़ा जो गुरुमंत्र होता है वो बेसिकली कितना एफिशिएंटली अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज करते हैं। तो एक जो थोड़ा सा नेगेटिव बात जो मैंने इस आईपीओ में देखी थी, जो मैं बताना चाहता हूँ आपके इन्वेस्टर्स के लिए, कि कैश फ्लो जो पिछले 2 साल से वो नेगेटिव है। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर पॉजिटिव होता है आने वाले 1-2 सालों में तो इसमें और थोड़ी रीरेटिंग आने की अपेक्षा रहेगी, क्योंकि यही सबसे बड़ा गुरुमंत्र होता है जो एनसीसी ने मैनेज किया है। एनसीसी एक बड़ी दिग्गज कंपनी है और जो मेरे ख्याल से काफी वेल एस्टैब्लिश्ड है। कैश फ्लो नेगेटिव है, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। तो अविनाश जी, घूम फिर के ना पहले सवाल पे आ जाएंगे, तो पैसे लगाने हैं इसमें या फिर चूंकि कंस्ट्रक्शन के लिहाज से
हम देख रहे हैं कि प्री इलेक्शन ईयर है और ये तमाम जो बड़ी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, इनके पास ऑर्डर्स इनके पास भी भरमार हैं, इन पर दांव लगा लें या फिर विष्णु आर प्रकाश वीपी आरपीएल ये ठीक है, मतलब ले सकते हैं इसको? देखिए, मुझे लग रहा है कि मैंने जैसे कहा कि प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिलना इनके लिए भी एक प्री क्वालिफाइंग प्रोसेस होता है। तो देखिए, प्योरली हम कैश फ्लो नेगेटिव होने के कारण कंपनी को नेगेटिव नहीं कहेंगे। बट हाँ, अगर लंबी अवधि के लिए आपको इसमें निवेशित रहना है तो आपको थोड़ा बहुत आगे मॉनिटर भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कंपनी में निवेश कर दिया फिर आप भूल गए। तो क्लियरली अगर आपको पैसा मीडियम टर्म के लिए लगाना है तो ही एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि प्राइस 90-94 का जो अभी इन्होंने ऑफर किया है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। लुकिंग एट द फैक्ट, जैसे आपने भी कहा कि ये इलेक्शन ईयर है, काफी बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आपको सितंबर के बाद गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शन होने के कारण कि उनको भी ट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो लॉन्गर टर्म के लिए पैसा अच्छा बनेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन्स के लिए मैं वही कहूंगा कि एक मॉडरेट लिस्टिंग आपको मिलने की अपेक्षा होगी। ठीक है, बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना कीजिए, लेकिन मध्यम अवधि में और लॉन्ग टर्म में इसमें पैसे बनेंगे। मौके अच्छे हैं कंपनी के लिए और ऑर्डर बुक का साइज भी ठीक ठाक है और जो फाइनेंशियल्स हैं जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, देखिए कि कंपनी कमाई कितनी कर रही है, मुनाफा किस गति से बढ़ रहा है, तो वो सारे के सारे प्लान्स ट्रैक पर दिख रहे हैं। और जिन सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है, बिल्डिंग्स बनाती है, सरकारी दफ्तर बनाती है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि टनल्स का काम इनके पास है, वाटर ट्रीटमेंट, ऐसे तमाम सेगमेंट्स हैं जो कि अभी जहां पर स्केल करने की संभावना है, यानी कि कारोबार को बढ़ा पाने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी है। तो विष्णु प्रकाश आर पोंगलिया इस आईपीओ में अविनाश जी की सब्सक्राइब की सलाह है। बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद मत कीजिएगा, लेकिन हाँ, कंपनी ठीक है, आपको पैसा बना के अगर आप रखेंगे तो जरूर देखिए। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस आईपीओ पर हमारे दर्शकों को अपनी सलाह शेयर करने के लिए। अब हमें सवाल आया है ट्विटर पर नासिक से शैलेश जी का। इनका सवाल LIC हाउसिंग फाइनेंस पर है। 1600 शेयर 427 पर इन्होंने लिया हुआ है। मौजूदा भाव इस वक्त LIC का देखें तो 424 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो इनकी खरीदारी के पास ही है। लेकिन देखिए, क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ले रखी इन्होंने, इस वजह से करीब 14-15 हज़ार का नुकसान भी इनको इस स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। सुमित, क्या सजेस्ट करेंगे? LIC हाउसिंग फाइनेंस में नुकसान काफ़ी हो रहा है, बट कब तक 427 के लेवल्स वापस दिखेंगे? कब तक एक रिकवरी की उम्मीद आप कर रहे हैं इस स्टॉक में? कोई अगर स्टॉप लॉस भी इनको सुझा पाए तो? देखिए, अगर देखें तो ये मल्टीपल टॉप बना हुआ है। सेम हाई लगा था सितंबर 2022 में और अगेन इन अगस्त 2023। जो 444-45 का जो जोन है वहीं से ही सेम रिजेक्शन मिला हुआ है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर ये हाई क्रॉस हो रहा है तो बिल्कुल इनको अच्छा मुनाफा होगा। और अगर यहाँ पे एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो मैं 390 का एक सजेशन दूंगा। देखिए, स्टॉक ने जो हाई बनाया था उसके बाद एक कंसोलिडेशन चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करें और स्टॉप लॉस मेंटेन करें 390 का। तो ये है LIC हाउसिंग फाइनेंस पर आपको राय। और चलिए, एक और खास सेगमेंट आपके स्क्रीन पर आने को तैयार, और ये है ऑप्शन का चैंपियन। और ऑप्शन की दुनिया में आज आखिर कहां नजर रखनी चाहिए, फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ध्वनि जी, गुड मॉर्निंग। बताएं आज आपकी राय क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग। आज ऑप्शंस में हमारी यहाँ पे जो रणनीति है वो जुबिलेंट फूड की तरफ रहेगी। जुबिलेंट फूड का काउंटर अगर हम देख रहे हैं तो स्टॉक यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। ओवरऑल हाई से हम ऑलरेडी नीचे की तरफ का एक शॉर्ट टर्म में डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी बना चुके हैं। आज के दिन में स्टॉक ने अपनी जो सारी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस होती है उसके नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो 480 के पुट ऑप्शन से हम इसका ट्रेड करेंगे। 480 का जो पुट ऑप्शन है उसे आपको करंट मार्केट प्राइस से बाय करना है। आप इसको 5.5 रुपए तक भी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। इसका जो टारगेट है वो 13 का बनता है और जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो 2.5 रुपए का है। लॉट साइज इसकी 1250 है, तो इस हिसाब से आपका जो अधिकतम नुकसान यहाँ पे है वो 3750 का होगा और टारगेट 2 के अचीव होने पे आपका जो मैक्स गेन है वो यहाँ पे 9375 का बनता है। तो ये जुबिलेंट फूड पर आज 480 की पुट 5.5 रुपए पर खरीदे हैं। लक्ष्य 10 और 13 का, स्टॉप लॉस 2.5 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 9,375 तक का, अधिकतम नुकसान 3,750 तक का आपको आता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे
ध्वनि आपका इस अहम रणनीति को सुझाने के लिए। फिर में हम आपके लिए लेकर आएंगे सुपर फ्राइडे के तहत अपना खास सेगमेंट मार्केट गपशप, लेकिन उसके पहले एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं। और बाजार में वीकनेस बढ़ती जा रही है। निफ्टी 135 अंक नीचे इस वक्त आ चुका है और बैंक निफ्टी में करीब 500 अंकों की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। सेंसेक्स भी करीब 450 अंक नीचे है। मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव ही नजर आ रहा है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे एनएससी का तो हर एक गिरने वाले शेयर के सामने हर एक चढ़ने वाले शेयर के सामने लगभग 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। और सभी इंडाइसेस लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। वीकनेस जो दिख रही है आज वो सबसे ज़्यादा सरकारी बैंकों से आ रही है। करीब 2% की कमजोरी है सरकारी बैंकों में। रियलिटी इंडेक्स करीब 1.5% नीचे है और बैंक निफ्टी में भी वीकनेस देखने को मिल रही है। और आज बैंक निफ्टी और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों से भी कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मिड कैप अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी तेज़ गिरावट है करीब 300 अंकों की और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 250 अंकों की वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है। जो टॉप लूजर्स है उसमें इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, एल&टी, अदानी एंटरप्राइजेस और एसबीआई, ये सब टॉप लूजर्स हैं जो कि बाजार में दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये है मार्केट का एक क्विक चेक आपके लिए। लेकिन अब चलिए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मार्केट गपशप। नमस्कार, मार्केट गपशप में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज हमारा फोकस ऐसे सेगमेंट पर है जिसकी बात तो होती है पर दबे छुपे। जी हां, हम बात कर रहे हैं लिकर कंपनियों की, यानी कि शराब वाली कंपनियों की। इसका खास कारण है सरकार ने विस्की की परिभाषा में बदलाव किया है। परिभाषा में किस तरह का बदलाव हुआ है और इससे किन कंपनियों को फायदा होगा और किन कंपनियों को नुकसान, आज इसी पर हम फोकस करेंगे। और मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जो कि यह खबर लेकर आए हैं, और शरद दुबे जिनसे कि हम इस पूरे सेक्टर का, सेगमेंट का विश्लेषण करेंगे, समझेंगे और आपको भी हम मदद करेंगे कि आप बेहतर ढंग से इस सेक्टर को समझ सकें और अपनी रणनीति बना सकें। साथ ही आगे शो में हमारे साथ 2 खास मेहमान वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बोलिंजकर और इन्वेस्ट शॉपे के आशीष कपूर भी जुड़ेंगे। लेकिन शो शुरू करने से पहले एक हम डिस्क्लेमर दे देते हैं आपको, वो ये कि इस कार्यक्रम का जो मकसद है वो किसी भी रूप में अल्कोहल की खपत को बढ़ावा देने या इसका प्रचार करने का नहीं है। हम सिर्फ दर्शकों की जानकारी के लिए तमाम तथ्यों को सामने रख रहे हैं और इस सेक्टर को समझने में मदद कर रहे हैं। और आखिर में अल्कोहल पीना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, ये भी हम अपने डिस्क्लेमर में जोड़ रहे हैं। अब यहाँ से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अपने मेहमानों को शामिल कर ही लेते हैं। विनीत बोलिंजकर और आशीष कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खास चर्चा में। विनीत जी और आशीष जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। सर आपके पास आएंगे, लेकिन पहले हम चलेंगे समीर के पास जो कि ये खबर लेकर आए थे कि भारत और यूके के बीच में जो एफटीए होने वाला है उसके बीच में कुछ बदलाव है, कुछ रोड़े अटक रहे थे और उसकी वजह है विस्की की परिभाषा। समीर बताइए, आखिर प्रॉब्लम कहां पर आ रही थी और उसके लिए सरकार क्या विचार कर रही है? क्यों आखिर विस्की की परिभाषा बदलने पर विचार हो रहा है? लिकर इंडस्ट्री को लेकर के बड़ी खबर, सरकार ने सिंगल मॉल्ट विस्की और सिंगल ग्रेन विस्की की परिभाषा तय कर दी है। फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये नई परिभाषा या नया फैसला 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा। सिंगल मॉल्ट विस्की या सिंगल ग्रेन विस्की आखिर होगी क्या? तो सिंगल मॉल्ट विस्की के लिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो विस्की बार्ले से बनाई जाएगी, सिंगल पॉट और सिंगल डिस्टिलरी में बनाई जाएगी, वही सिंगल मॉल्ट विस्की के दायरे में आएगी। ठीक इसी तरीके से सिंगल ग्रेन विस्की लेकर के भी ये स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरीके की मिलावट नहीं होगी। जो एक ही ग्रेन से सिंगल पॉट और एक ही डिस्टिलरी पे बनाई जाएगी वो सिंगल ग्रेन डिस्टिलरी के सिंगल ग्रेन विस्की के दायरे में शामिल होगी। तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन सरकार ने कर दिया है। लेकिन इसके पीछे तर्क ये है, सरकार की मंशा ये है कि हाल के समय में ये लगातार देखा जा रहा है कि जो इंडियन मेड लिकर है, जो मॉल्ट विस्की का जो कंजम्पशन है वो लगातार बढ़ रहा है। जबकि 2-3 साल का आंकड़ा देखें तो ये बढ़ करके तकरीबन 50% ज़्यादा बढ़ा है। यही वजह है कि सरकार इसको लेकर के एक डेफिनेशन, एक क्लास डिफाइन करना चाहती है। और इससे सरकार को यह भी फायदा नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में जिन फॉरेन कंट्रीज के साथ में फिलहाल एफटीए को लेकर के बातचीत जारी है, मसलन यूके
के साथ में एफटीए को लेकर के बातचीत चल रही है, कनाडा है, आसियान कंट्री है, तो उसमें लिकर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लिकर को लेकर के भी बातचीत या नेगोशिएशन चल रहा है, और ऐसे में अगर इंडियन लिकर एक क्लास या उसकी डेफिनेशन तय हो जाती है तो ये एक्सपोर्ट के लिहाज से भी काफ़ी फ़ायदा देगी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। तो इसको लेकर के एफएसएसएआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और ये फैसला 1 मार्च से लागू हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया शमीर। तो इस परिभाषा को बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब चूंकि सिंगल माल्ट, ग्रेन, ये तमाम ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं उलझाने काम करते हैं। कंजम्पशन तो खूब होता है, लोग कंज्यूम करते हैं, बातचीत थोड़ी सी दबी जुबान में होती है, लेकिन इस सेक्टर को हम समझेंगे आपकी जानकारी के लिहाज से कि आपकी जानकारी समृद्ध हो, आप समझ सकें। जानकारी होना भी ठीक है इस बारे में, लेकिन शरद के पास चलते हैं और जरा समझते हैं कि सिंगल माल्ट विस्की आखिर होती क्या है, और जो कुछ एफटीए में जो बदलाव करने के परिभाषा में जो बदलाव करने की बातचीत हो रही है वो क्यों हो रही है। शरद बताइए जरा, आसान भाषा में समझाइए कि ये होता क्या है। सिंगल माल्ट विस्की अगर हम बातचीत करें, क्या होती है ये? तो बेसिकली क्या होता है, विस्की के जो है अनेक प्रकार होते हैं, लगभग 5 तरह के प्रकार होते हैं। आपके ग्रेन के ज़्यादातर यूज़ होती है, लेकिन भारत में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि यहाँ पे शुगर और मोलेसिस का भी यूज़ हुआ करता है, लेकिन अगर दुनिया भर में अगर हम बात करें तो सिर्फ ग्रेन का यूज़ होता है। तो अब क्या हो रहा है कि मॉल्ट के भी यूसेज आ रही है, तो एक नई डेफिनेशंस बढ़ रहे हैं। अब मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि ओवरऑल जो है स्कॉटलैंड से जो विस्की आती है उसको इसमें सिंगल क्या है शरद? सिंगल क्या है इसमें? ये ग्रेन के ऊपर होती है, कभी उसको आप मिक्स करेंगे तो वो ब्लेंडेड हो जाती है। एक ही ग्रेन होना चाहिए? हाँ, उसमें सेपरेशन देखने मिलती है। कभी कभी आप 2 के साथ करेंगे तो उसे ब्लेंडेड कहेंगे। ओके। तो ये जो है ओवरऑल एक डेफिनेशन है, लेकिन आपने जो बात कही एफटीए एग्रीमेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो कंजम्पशन होगा, जो प्राइसेस होंगे, उसमें लगभग 20 से लेकर 25% तक का गिरावट देखने मिल सकता है। क्योंकि अभी जो आपके नंबर्स हैं कस्टम्स के, वो 150% का, वो अगर घट के 100% हो जाए यूके के साथ जो हमारा एफटीए चल रहा है, तब जो है भारत के जो कंजम्पशन के जो बायर्स हैं उनके लिए सस्ता पड़ेगा। जो बायर्स उनके लिए सस्ता पड़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे भी जो है इंडियन मेड लिकर जो बन रही है यहाँ पे, वहाँ पे भी एक्सपोर्ट्स देखने मिलेगा। और एक्सपोर्ट्स में 1-2 अच्छे ब्रांड्स भी हैं जिस पे हम लोग ने रिसर्च की है। वो होती है अमृत करके जो विस्की है, उसमें जो है ग्लोबली अवॉर्डेड विस्की है, और भारत से वो एक्सपोर्ट भी जो है ज़्यादा पैमाने पे होती है। ठीक है, तो ये हम पूरा का पूरा अल्कोहल कंपनियों से जुड़ी हम एक तरह से पाठशाला कर रहे हैं, और आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी देंगे कि लिकर का कंट्रीब्यूशन कितना है सरकार के रेवेन्यू में, इस पर टैक्स का स्ट्रक्चर किस तरह से है, कौन से मशहूर ब्रांड से भारतीय, ग्लोबली कौन से ब्रांड मशहूर हैं, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस खबर पर एक बार फिर से एक राय लेते हैं अपने एक्सपोर्ट्स की। अविनाश जी, आप जरा बताइए, जो खबर अभी समीर बता रहे थे उसके हम इम्प्लीकेशंस क्या समझें, इसके मायने क्या है सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? आशीष जी। हाँ जी, मेरे लिए क्वेश्चन है। जी 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 सर। हाँ जी, मेरे मुताबिक देखो, मेरे मुताबिक लेकर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कंजम्पशन बहुत क्लियरली बढ़नी है, क्योंकि डेमोग्राफिक हमारा जो अभी सिचुएशन है वहाँ पे बहुत यंग पॉपुलेशन है, इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं और अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। तो इसमें हमेशा हमने देखा कि लिकर कंजम्पशन एक तरह से हम देख भी रहे हैं, वैसे अदरवाइज भी देख रहे हैं कि लिकर कंजम्पशन बढ़ रही है, पर आगे कुछ सालों तक बढ़नी है। और मेरे मुताबिक जो भी क्लैरिटी आती है हमारी लिकर पॉलिसीज में, जिससे हम इंटरनेशनली अलाइन होते हैं, उसका फायदा ही है। तो मेरे मुताबिक कंपनीज को भी इसमें फायदा मिलेगा और जो ग्राहक है उनको भी फायदा मिलेगा अगर ये जो डेफिनेशंस हैं सिंगल मॉल्ट की और बाकी डेफिनेशंस अगर क्लियरली डिफाइन हो जाती हैं, तो उसका एक्सपोर्ट मार्केट में भी बेनिफिट मिलता है और डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी एक तरह से क्रेडिबिलिटी ज़्यादा आती है और कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो मेरे मुताबिक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव मूव। और दूसरा मैं कहूँगा कि इसमें अगर आप लंबा अगर सोच के चलें तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि अभी भी मैं समझूंगा कि स्टॉक्स जो अच्छे वाले हैं, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स है या रेडिको केतान, सूला वाइनयार्ड्स, ये सब जो हैं जो एस्टैब्लिश्ड हैं, जिनमें बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं और बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेप्टेंस है मार्केट में, वो अगर लेके रखते हैं कुछ सालों के लिए, तो अभी भी यहाँ से भी ये काफ़ी अच्छा आपको कैपिटल क्रिएट करने की का पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है, पोटेंशियल अच्छा है इस सेगमेंट में। विनीत जी, आपसे एक जरा आंकड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए, बात तो विस्की से निकली, लेकिन इसके अलावा तमाम प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स की बातचीत करेंगे,
लेकिन इस लिंकर कंपनीज का ये बाजार भारत में कितना बड़ा है, रेवेन्यू के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए, और ये भी बताइए कि जो कंपनियां हैं इस सेगमेंट की लिस्टेड, तो हम कुछ नाम जानते हैं गिने चुने, कितने डिस्टिलरीज होंगी भारत में? देखिए, ये तो डेटा अगणित है और हमारा मार्केट जो है 7-8% से ग्रो हो रहा है, तो हमें लगता है कि काफी अच्छी ग्रोथ आएगी लॉन्ग टर्म। और दूसरी चीज आपको देखना चाहिए कि जैसे आपका एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है ऑन द अल्कोहल सेगमेंट, इतना ज्यादा कंजम्पशन पे इम्पैक्ट नहीं आया है। कंजम्पशन कंटिन्यूसली ट्रेंड हो रहा है अपवर्ड्स, डिमांड काफी रेजिलिएंट है और हमें लगता है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा, जो कि अपने जो पर कैपिटा इनकम जो बढ़ रही है और उसे अफोर्डेबिलिटी जो बढ़ रही है, उसके हिसाब से हमें लगता है कि ये जो 6 to 7 या 7 to 8% जो ट्रेंड है, ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता रहे। ठीक है, अपने फटाफट कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे, उसके जवाब शरद से देंगे क्योंकि ये सेक्टर को बहुत ही करीब से ट्रैक करते हैं, और हम तमाम सवाल पूछेंगे और सवाल वही हैं, जो सवाल आपके मन में है वही सवाल मेरे मन में है। मेरी ज्ञान थोड़ी सी कम है, शरद के पास ज्यादा है, जवाब शरद देंगे। शरद ये बताइए कि अगर हम विस्की की बात करते हैं और जिसको लेकर चर्चा हो रही है, तो भारत में बनी विस्की क्या अलग है, विदेशों में बनी क्या विस्की अलग है, क्या उसमें अल्कोहल कंटेंट को लेकर कोई फर्क है या फिर क्वालिटी वाले स्टैंडर्ड्स भी कुछ अलग होते हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, थोड़े से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में ज़रूर फ़र्क आती है, लेकिन जो अल्कोहल कंटेंट होते हैं जनरली वो एक रेंज पे होते हैं और ये जो है सामान्य रहते हैं। अब अब्रॉड में भी देख लीजिए, जो स्पेशली स्कॉच के जो यूके की आती है, स्कॉटलैंड की जो विस्की होती है उसे स्कॉच कहते हैं, और जो भारत की रहती है उसे विस्की कहते हैं। इसमें ज़्यादा डिफरेंस ऑफ कोर्स इसमें शुगर का जो इम्पैक्ट होता है, शुगर भी जो मोलेसेस होते हैं, शुगर के डेरिवेटिव होते हैं, उसको भी विस्की के बनाने में लगाया जाता है भारत के मार्केट्स में। हालांकि ग्लोबली देखें तो ग्रेन मार्केट्स रहते हैं और ऑफकोर्स जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें थोड़ी डिफरेंसेस ज़रूर रहती है, लेकिन ओवरऑल जो है ग्लोबल जो रिकॉग्निशन आती है वो स्कॉच की ज़्यादा है अगर भारत की प्रोडक्शन के बारे में बात करें। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा अभिषेक जी, कंजम्पशन जो भारत में लेवल्स पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसके कारण जो है ऑफकोर्स अल्कोहल कंटेंट की तो बात हम करेंगे ही। भारत में कंजम्पशन ज़्यादा है? जी बिल्कुल, जो विस्की की है वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंजम्पशंस है अगर आप इंडियन मेड लिकर के बारे में बात करें तो। और बहुत सारे और भी जो है हमारे दर्शकों के लिए हम बता दें कि अलग टाइप के अल्कोहल होते हैं। हाँ, तो ये मैं पूछने वाला था आपसे कि विस्की तो हमने सुन लिया, हमने रम सुना है, बियर का कंजम्पशन है अच्छा खासा है, तो कितने तरह की है, कैटेगरीज क्या है और ये कैटेगरीज कैसे डिफाइन होती हैं? क्योंकि बनना तो इनको आप जैसे बता रहे हैं बनना है, सिंपल बात है। अगर आप ईस्ट ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, उसको फर्मेंट कर दे तो वो अल्कोहल बन जाता है। ये ग्रेन से तो बनती है? हाँ जी बिल्कुल, वो लेकिन जो उसको फर्मेंट करने का प्रोसेस होता है उसमें ये दोनों चीज़ लगते हैं। तो एक हुआ ग्रेन, आपका शुगर और ईस्ट, ये तीनों को फर्मेंट करते हैं तो आपकी अल्कोहल बनती है। लेकिन सवाल उठता है कि कितने टाइप्स के अल्कोहल है, और हम लोग, आपने कहा विस्की है तो वाइन भी होगा, बियर भी हुई, फिर आपके वाइट स्पिरिट्स होते हैं जैसे कि जिन, वाइट रम होते हैं, और इसके अलावा लिकर भी होते हैं। लिकर क्या चीज़ होता है कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसमें शुगर का कंपोनेंट ज़्यादा रहता है पर उसमें जो है अल्कोहल रहता है, तो उसमें क्या होता है अल्कोहल का कंटेंट डबल हो जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ अभिषेक, भारत में जो है सबसे ज़्यादा अल्कोहल बाय वॉल्यूम अलाउड ऑलमोस्ट 45.5% का, और दुनिया भर में कुछ कुछ अल्कोहल के कंटेंट है जो 80 से 90% जाते हैं। तो एक टाइप से कह सकते हैं अल्कोहल कंटेंट भी रेगुलेटेड है भारत में। कंटेंट रेगुलेटेड, लेकिन शरद आप जो बता रहे थे कि कैसे कैटेगरीज अलग हो जाती हैं, तो क्या ये सिंपली जो परसेंटेज हम दिखा रहे हैं कि वोदका में 40 to 95%, जिन में 36 to 50%, जी बिल्कुल, और इसके अलावा बाकी आंकड़े भी हम लेकर आएंगे, बियर में 4 से 8%, वाइन में 16 से 24%, माल्ट बेवरेज 14 से 15 और शैंपेन में 12.5% के आसपास का। जी बिल्कुल, ये अल्कोहल कंटेंट सिर्फ अल्कोहल कंटेंट डिफरेंट होता है या फिर कुछ प्रोडक्शन में, उसकी प्रक्रिया में भी कुछ अलग चीजें होती हैं? थोड़े से प्रोडक्शन प्रोसेस में जरूर डिफरेंसेस देखने मिलते हैं। अगर अमेरिका में विस्कीज होते हैं तो उसे बोर्बन कहा जाता है, भारत में जो है ऑफकोर्स हमने कहा नॉर्मल विस्कीज होते हैं, पर इसके डिस्टिलेशन प्रोसेसेस में चेंजेस आती है। वाइन में देखें तो कास्क होता है लकड़ी के, जो आप कह सकते हैं वुडन ड्रम्स होते हैं जहाँ पे 2 साल 3 साल रखा जाता है इन्हें, वहाँ से उनके फर्मेंटेशन की जो है प्रोसेस आती है, और ये सारे जो सेगमेंट्स होते हैं ये आपके जो है स्मेल, टेस्ट, इनको इम्पैक्ट करते हैं। वेरिएशन अलग अलग होते हैं लेकिन चीज़ एक ही रहता है। अच्छा शरद, आप कोई आंकड़े दे पाएंगे कि
अगर हम ग्लोबल अगर हम उससे तुलना करें यूरोप या अमेरिका से, पर कैपिटा कंजम्पशन यहाँ किस लेवल पर है अभी? जी बिल्कुल, एक साल में एट एन एवरेज इंडिया में 6 लीटर्स का प्योर अल्कोहल कंजम्पशन होता है, यानी कि देश भर में 9th लार्जेस्ट कंजम्पशन मार्केट है अल्कोहल का। 9वें नंबर पे? जी बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि 2022 में अगर देखा जाए तो पूरे साल में जो है भारत में 3.5 करोड़ लीटर के अल्कोहल की कंजम्पशन हुई है, उसमें से 2 लाख लीटर तो सिर्फ वाइन का ही है। तो वाइन का ज्यादा है, मतलब आधा से ज्यादा वाइन है। जी बिल्कुल, वाइन का भी जो है ओवरऑल कंजम्पशन देखने को मिला, लेकिन याद रखिए वाइन की वॉल्यूम ज़्यादा रहती है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो आपके बहुत सारे अल्कोहल रहते हैं उससे डाइल्यूट किया जाता है पानी के साथ या सोडा के साथ, या जो कंजम्पशन होता है, लेकिन वाइन को फुल्ली कंज्यूम किया जाता है, तो ये भी एक रीज़न है। करेक्ट, हाँ ये एक रीज़न है। और हमने देखा था कि हाल फिलहाल नई लिस्टिंग ही कहेंगे 16 वाइनयार्ड्स की, इस सेगमेंट में एक और एंट्री हुई है। आशीष जी आपके पास लौटेंगे और आपसे ये समझना चाहेंगे कि इन तमाम अगर हम लिकर कंपनीज की बात करें, जिसमें कि हम अगर वाइनरी वाली ये 16 वाइनयार्ड्स को भी शामिल कर लें, आप ये बताइए कि इनमें मजबूत स्थिति में कौन सी कंपनी है? अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, अगर हम डिमांड ट्रेंड को देख के बातचीत करें, अगर कौन सी आपको मजबूत लगती हैं? देखो सबसे मजबूत तो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, सिंपली बिकॉज उसका मार्केट शेयर ही 50% से ज्यादा है स्पिरिट्स में, और बहुत ही एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, बहुत तकड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो सबसे बड़ी बात है कि प्रमोटर डियाजियो है जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स है, एमएनसी है, बहुत मतलब प्रमोटर के पास भी बहुत ताकत है और पैसे डालने की, और ऑलरेडी मार्केट शेयर बहुत अच्छा है। आप उनके ब्रांड्स देखो, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, और दूसरी बात है कि जो कंपनी उन्होंने टेक ओवर की थी मालिया ग्रुप से, तब थोड़ी हालत खराब थी, बट ओवर द इयर्स इन्होंने अपना जो रिटर्न रेशियोज है वो इम्प्रूव हुए हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, सब आप देखो तो ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहे हैं। तो कंपनी बहुत शानदार स्थिति में है। मेरे मुताबिक ये तो सबसे पहला एक स्टॉक लेना चाहिए हर इन्वेस्टर को, और अपने पोर्टफोलियो में रख के चलना चाहिए, दैट इज यूनाइटेड स्पिरिट्स। इसके अलावा यूनाइटेड ब्रूअरीज है, 16 वाइनयार्ड्स हैं, जीएम ब्रूअरीज हैं, इन सब की मेरे मुताबिक काफी अच्छी स्थिति है और आगे प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। बट अगर रेडिको केतान भी मैं इसमें जोड़ूंगा, अगर इनमें से जो कोई 2 स्टॉक और चुनने हो तो मेरे मुताबिक अभी स्थिति जो है उसमें 16 वाइनयार्ड्स एंड जीएम ब्रूअरीज, इन दोनों के साथ मैं जा सकता हूं, क्योंकि अभी वैल्यूएशन और जिस तरह से ग्रोथ आ रहा है और जो रिटर्न रेशियोज हैं इनके काफी अच्छे हैं और स्थिति काफी अच्छी है। तो बट जनरली जैसे हमने बताया, लिकर में हमेशा आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना है, बीच बीच में कुछ परिवर्तन आता है, कोई भी कारण आता है, वो एक तरह से टेम्पररी होगा। एक लंबा जो ट्रेंड है लिकर का वो ऑन द वे अप है, और मेरे मुताबिक अभी कई साल तक लिकर की यहाँ कंजम्पशन बढ़नी है। तो एक तरह से वन ऑफ द फ्यू इंडस्ट्रीज जहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी सेक्युलर है, किसी तरह से इफेक्ट नहीं होने वाली, और काफी साल चलनी है। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा सेक्टर है फॉर कैपिटल क्रिएशन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। और मेरे जो टॉप 3 पिक्स हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स, 16 वाइनयार्ड्स एंड जीएम ब्रूअरीज, जिनमें की टारगेट है मेरा यूनाइटेड स्पिरिट्स का 1150 का, दैट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट, आई थिंक 3 मंथ्स के व्यू से, और 16 वाइनयार्ड्स में 650 का टारगेट है, अगेन 2-3 मंथ्स का व्यू, एंड जीएम ब्रूअरीज में 780 का टारगेट, अगेन विद अ 3 मंथ्स होल्डिंग पीरियड। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, 16 वाइनयार्ड्स और जीएम ब्रूअरीज, 3 अलग अलग सेगमेंट की ये 3 कंपनियां लिकर स्पेस के लेकिन अंदर ही उनके टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर हम फिर से लेके आएंगे, आपको फिर से वो रिवाइज हम करवा देंगे। आप ये देखिए 1150 रुपये यूनाइटेड स्पिरिट्स का, 16 वाइनयार्ड्स 650, और जीएम ब्रूअरीज जिसको कि हमने एक समय 1000 रुपये के ऊपर जाते हुए देखा था शरद, ये शेयर भी लिस्ट में है जीएम ब्रूअरीज। जीएम ब्रूअरीज पर जरा विनीत जी आप भी अपनी राय शेयर कीजिए। सर ये बताइए, थोड़ा ज्ञानवर्धन भी कीजिए हमारा, कि ये कंपनी किस तरह से अलग है, बाकी इनके प्रोडक्ट्स कैसे अलग होते हैं, और इसमें आप कितनी पोटेंशियल देख रहे हैं? देखिए, जीएम ब्रूअरीज एक कंपनी है जो ज्यादा मार्केट में बात नहीं करती, बिल्कुल बात नहीं करती, और इनके अगर आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो इनकी 40% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, पिछले 10 साल पे यही लेवल पे है। ये कंपनी ज्यादा करके बॉम्बे, थाने और पालघर के मार्केट्स में ऑपरेट करती है, और ये कंट्री लिकर सेगमेंट में काम करती है। कंपनी काफी कैश जनरेट करती है, और ये कैश वो जनरली रियल एस्टेट सेगमेंट में अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे ग्रोइंग द रियल एस्टेट ब्रांड। तो ये कंपनी का हम देखेंगे, अगर इसका एक्सपेंशन होता है
तो आपको ऑपरेटिंग लीवरेज काफी आ सकता है। लेकिन ये कंपनी में एक ही प्रॉब्लम है कि इनका वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी आप नहीं निवेश करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये राय विनीत सर की। लेकिन शरद, चूंकि अब ये डिस्कशन हम कर ही रहे हैं और हमने हाल फिलहाल देखा, मैंने नाम सुना है कि बीरा जो बियर है ये काफ़ी पॉपुलर हो गई है, मतलब इसके चाहने वाले काफ़ी बढ़ गए हैं हाल फिलहाल, ऐसे ट्रेंड्स हमने देखे हैं। आप ये बताइए, और चर्चा भी हो रही है कि शायद अच्छा खासा मार्केट शेयर भी कमांड कर रही है। ये बताइए आप कि इंडिया जो भारतीय ब्रांड हैं जिनकी साख थोड़ी बड़ी है या फिर ग्लोबली पॉपुलर हुए हैं, वो कौन से हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला है। और ऑफ कोर्स बीरा जो है एक आईपीओ कैंडिडेट भी है। इसके अलावा जो है ऑफ कोर्स कब तक आएगा आईपीओ? एटलीस्ट 18 से 24 महीने के जो है रनवे दिया गया है, ये रिपोर्ट्स का आ रहा है आंकड़ा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं बाहर, और कुछ कुछ सिर्फ एक्सपोर्ट ओनली होते हैं, कुछ भारत में भी खपत होता है, फिर भी एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो सबसे पहला ऑफ कोर्स ब्रांड आता है आपका अमृत का, जो विस्की का है। इसके अलावा किंगफिशर की जो बियर सेगमेंट है, स्पेशली अफ्रीकन मार्केट्स में या डेवलपिंग मार्केट्स में जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट्स देखने मिलता है। आपने बीरा के प्रोडक्ट्स जो है वो भी एक्सपोर्ट्स जो धीरे धीरे स्टार्ट हुए हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सूला विनयार्ड्स, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं सूला के वाइन के, वो भी जो है ओवरऑल दुनिया भर में जो है एक्सपोर्ट होते हैं। तो हमारे जो वाइन सेगमेंट है वहाँ पे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा देखने मिल रही है। और भारत में जो नासिक का सेगमेंट है वहाँ पे लार्जली बहुत सारे वाइनरी भी देखने मिलते हैं। जिस तरह आपने डिस्टिलरी की बात की थी, अब वाइनरी भी होते हैं, लगभग 30 वाइनरी नासिक में है। तो देश में अगर हम डिस्टिलरी और वाइनरी की बात करें शरद, कितनी संख्या होगी? हम लिस्टेड वालों को तो जानते हैं, लेकिन अनलिस्टेड में भी क्या भर भर के कंपनियां, या फिर थोड़ा चूंकि रेगुलेटेड सेक्टर है संख्या सीमित है? देखिए, दो तरीका देखने का, एक तो आपका हुआ ऑर्गेनाइज सेगमेंट का और एक अनऑर्गेनाइज का। अगर आप दोनों को लें तो कम से कम 100 से ज़्यादा जो है मीडियम लेवल और लार्ज लेवल के जो है आपके डिस्टिलरीज और वाइनरीज देखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रेन सप्लाई करते हैं या ग्रेप सप्लाई करते हैं, तो वो फार्मर्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है संख्या। तो ये पूरी एक इकोसिस्टम बन जाती है आपकी। ठीक है, ये तो चर्चा हो गई क्वालिटी को लेकर, ब्रांड्स को लेकर, कितने तरह की लेकर होती है। अब जरा विनीत जी के पास चलेंगे। आशीष जी ने तो अपने पसंद बता दी, यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गए, सूला वाइनयार्ड्स हो गया, जीएम ब्रूवरीज हो गया। विनीत जी, आपके फेवरेट कंपनियां कौन सी हैं, और किसी को निवेश करना होगा निवेश तो आप क्या सलाह देंगे? हमें लगता है कि डेफिनेटली फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू यूनाइटेड स्पिरिट्स में निवेश करना चाहिए। ये एक जब आपका जो यूके के साथ एफटीए साइन होएगा तो इसको काफी अच्छी राहत मिलेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि जो 150% से 100% पर आपकी इंपोर्ट ड्यूटी आ जाएगी, और उससे इनके प्रोडक्ट्स वॉल्यूम ग्रोथ और प्राइसिंग पावर की वजह से बढ़ जाएंगे, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। तो ये एक स्टॉक है। दूसरा हमें जो स्टॉक पसंद है वो रैडिको खैतान है। हालांकि मार्केट में काफी ब्रोकरेजेस बेरिश है कंपनी में। हमें लगता है कि कंपनी ने अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी इस तरह से मैनेज की है, प्रीमियमाइजेशन बहुत बढ़िया हो रहा है, और इनके आप देखोगे टॉप लाइन जो 40% से ग्रो की थी फर्स्ट क्वार्टर में, ये हालांकि ये परसेंट पे नहीं ग्रो हो, बट हमें लगता है कि इनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने के बाद में ये इनकी जो एबिटा ग्रोथ है वो भी सस्टेन हो जाएगी। तो ये दो स्टॉक हम डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे। दूसरे दो स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट पे जो है वो है सोमदत्त डिस्टिलरीज एंड तिलक नगर। ठीक है, तिलक नगर और सोम डिस्टिलरीज भी पसंद है विनीत सर को। आखिर में शरद, आपसे एक सवाल, आप ये बताइए कि देखिए चर्चा बहुत कम होती है और सरकारी अमले की तरफ से चर्चा बहुत ही कम होती है इस सेक्टर की, लेकिन देश की इकोनॉमी में हम ये कह सकते हैं कि योगदान बड़ा है। आप ये बताइए कि अलग अलग, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है ये, अभी तक इसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, तो सरकारों की आय में कितना योगदान है लेकर सेगमेंट का, और ये बताइए कि इसको लेकर टैक्स की गणित क्या है और ग्रोथ के आंकड़े क्या हैं इसके? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये जो है स्टेट मैटर है, आपने सही कहा। बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, एक्साइज ड्यूटी आप ले लीजिए, बहुत सारे लाइसेंस फीस होते हैं, और कुछ कुछ स्टेट्स में तो वैट भी लग जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि कौन से स्टेट्स में कंजम्पशन है, कौन से स्टेट्स बैंड है। कुछ कुछ स्टेट्स बैंड भी हैं, जैसे कि गुजरात हुआ, बिहार हुआ, या 5 स्टेट्स हुआ, तो वहाँ पे रेवेन्यू नहीं आते। लेकिन कुछ स्टेट्स है जहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि वो हुए महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ,
बंगाल हुआ, तेलंगाना, उड़ीसा, तो इन स्टेट्स में जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 7 से लेके 21% तक का जो है ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है आपके एक्साइज ड्यूटीज़ का पड़ रहा है। अब जो है मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है ऑफकोर्स रेगुलेशन ज़रूर है, लेकिन जो एक्सपोर्ट प्रमोशन होती है या प्रोडक्शन होती है, दोनों पे भी जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स का फोकस रहता है। तो इसके कारण जो है ओवरऑल अगर भारत के मार्केट के बारे में बात करें, आपके अल्कोहल के लेके, प्रोडक्शन को लेके, प्रमोशन को लेके, तो इस पे जो है पूरी अच्छी एक मोमेंटम देखने मिल रही है। अच्छा शरद, अल्कोहल जो है ना कहीं न कहीं धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि बड़े शहरों में कहीं न कहीं स्टेटस सिंबल भी बन रहा है, और महंगी जो लिकर्स हैं, जो ब्रांडेड, जैसे जहाँ प्रीमियमाइजेशन वाला, प्रीमियम वाला जो फैक्टर है, क्या कुछ ट्रेंड भी बदल रहा है कंजम्पशन का? जी, कंजम्पशन का ट्रेंड ज़रूर बदल रहा है। अर्बनाइजेशन आ रहे हैं, लोग शहर आ रहे हैं, कंजम्पशन आप कह सकते हैं बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, और ये सोशली और ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो रहा है। और जो भी सोसाइटी की गैदरिंग्स हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो है कंजम्पशन हो रही है। तो फर्स्ट टाइम कंज्यूमर्स बहुत आ रहे हैं भारत में, और उसके कारण जो है एंट्री लेवल की जो आप बात करें अल्कोहल की, उनमें भी बहुत वैरायटीज़ मिल रही है। तो ऑफकोर्स कंजम्पशन पैटर्न्स स्पेशली यूथ सेगमेंट में वहाँ पे अच्छी देखने मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी चर्चाएं होगी। आखिर में हम ये कहेंगे कि देखिए, और सरकार भी ये कहती है कि अल्कोहल का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, ये डिस्क्लेमर, लेकिन शेयरों को लेकर कोई डिस्क्लेमर आशीष जी आपकी तरफ से है, कोई सावधानी की सलाह? नहीं, डिस्क्लोजर यही है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरे अपने पोर्टफोलियो में भी है और मैंने क्लाइंट्स को भी कमेंट किया हुआ है। सावधानी मेरे मुताबिक देखो, अभी जो मैंने दिए टारगेट शॉर्ट टर्म के हैं, शॉर्ट टर्म में किसी वजह से अगर नहीं भी आता, तो अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया, मेरे मुताबिक इट्स अ सेक्युलर ग्रोथ दिस थिंग, एंड आई डोंट थिंक इसमें अगर आप टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, तो इसमें तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बनना ही बनना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए लिहाज से बहुत ही अच्छा सेक्टर है, फेवरेबल सेक्टर है। और स्टॉक्स पे आप जरूर कर सकते हैं डिबेट, कौन सा लें कौन सा ना लें, पर यूनाइटेड स्पिरिट्स इज डेफिनेटली वन विच आई थिंक ऑलमोस्ट सभी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और लंबी आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जैसे जो मैं टारगेट दिया उस पर आप पार्शियली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट एक थोड़ा सा पार्ट आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए से रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली यूनाइटेड स्पिरिट्स। मेरे मुताबिक यहाँ से एक सेक्युलर नेक्स्ट 5, 7, 10 साल की रखें तो बहुत अच्छा आपको ग्रोथ मिलेगा। और मेरे यूनाइटेड स्पिरिट्स वन ऑफ द लार्ज कैपिटल क्रिएटर कंपनी होगी आगे चल। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स 5 साल 10 साल के लिए आप रखिए, खपत की बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, और इस पर हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन है, आशीष जी का, विनीत जी का। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने बहुत ही बहुमूल्य वैल्यूएबल इनसाइट्स शेयर करने के लिए। शरद, आपका बहुत शुक्रिया इस सेक्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से डिकोड करने के लिए और समझाने के लिए। फिलहाल मार्केट गपशप के इस एडिशन में इतना ही, लेकिन आप बने रेडी न्यूज़ स्वदेश के साथ। नमस्कार।